जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट आई है सामने जो बताती है कि भारतीय सेना की 1600 करोड़ रुपए की बड़ी ड्रोन डील में टाटा एडवांस सिस्टम्स और नीबे डिफेंस सबसे आगे निकल आए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस बड़ी ड्रोन डील के तहत 840 लॉइटरिंग म्यूनिशंस खरीदे जाएंगे जिनकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी। यहाँ पर टाटा जो है वो L1 मतलब सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है और उसे करीबन 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल सकता है। तो दूसरी तरफ जो नीबे डिफेंस है उन्हें लगभग 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इन ड्रोन्स की खासियत ये होगी कि ये जैमिंग और स्पूफिंग का मुकाबला भी कर सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए इन्हें बनाया जाएगा। फिलहाल ये बात मैं आपको याद दिला दूं कि अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, प्राइस नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है और अगर ये डील पूरी हुई तो भारतीय सेना की ड्रोन वॉरफेयर क्षमता में एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि भारतीय सेना ने अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि प्रोजेक्ट रंजीत के लिए एक नया मॉडल चुना है और इस प्रोजेक्ट का मकसद पुराने T-20 टैंकों की जगह अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक को लेकर आना है। बताया जा रहा है कि इस बार भारत सरकार AMCF फाइटर जेट की तरह प्राइवेट कंपनियों को भी डिजाइन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी देंगी और 2 कंपनियां अपने अपने प्रोटोटाइप्स बनाएंगी और फिर ट्रायल के बाद सबसे बेहतर टैंक चुना जाएगा। इवन दोस्तों, भारत सरकार प्रोटोटाइप की 70% यानी कि 70% लागत देगी जबकि कंपनियां 30% का इन्वेस्टमेंट खुद करेंगी। इन टैंकों की अगर खासियतों की बात की जाए तो इनमें AI, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, ड्रोन इंटीग्रेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी मॉडर्न तकनीकें होंगी। और अभी की अगर बात की जाए तो ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। किस कंपनी को चुना जाएगा और टैंक कब सेना में आएगा, इसका फैसला ट्रायल और आगे के प्रोसेस के बाद होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियां अब बच नहीं पाएंगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि DRDO का स्मार्ट हथियार अब अपने फाइनल ट्रायल की ओर बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि DRDO का स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो अब फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, ये कोई साधारण टॉर्पीडो नहीं है। पहले एक सुपरसोनिक मिसाइल को तेजी से टारगेट के पास पहुंचाया जाता है और फिर हवा से एक टॉर्पीडो छोड़ा जाता है और पानी में उतरते ही टॉर्पीडो अपने अकॉस्टिक सीकर की मदद से दुश्मन की पनडुब्बी खोजकर उसे निशाना बना देती है। इसके जरिए भारतीय नौसेना दूर से ही दुश्मनों की सबमरीन पर वार कर सकती है, वो भी बिना अपने युद्धपोतों को खतरे में डाले। बताया जा रहा है कि अगर ये ट्रायल सफल होते हैं तो इसके बाद भारतीय नौसेना के यूजर ट्रायल्स होंगे जिसके बाद ही इसे प्रोडक्शन और सर्विस में शामिल करने का रास्ता साफ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने 450 कार्ल गुस्ताव मार्क 4 रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया। ये 84 mm का हल्का शोल्डर फायर्ड हथियार है जिसका वजन सिर्फ 7 किलो से कम है और ये पुराने मार्क 3 से ज़्यादा सटीक और मॉडर्न माना जाता है। इसकी इफेक्टिव जो मारक दूरी है वो लगभग 350 से 800 मीटर तक है और ये दुश्मनों के बंकर, दुश्मनों की पोजीशन और हल्के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकता है। इवन दोस्तों, ये हथियार -20 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली ठंड से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी तक काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब साफ है कि सियाचिन से लेकर राजस्थान तक हर मोर्चे के लिए ये तैयार होगा। बताया जा रहा है कि अगर खरीद प्रक्रिया जो है वो तय समय पर पूरी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के केवल 12 महीनों के अंदर भारतीय सेना को इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना अब बॉर्डर पर और भी तेजी से मूव करेगी जिसके लिए 200 से ज़्यादा नए पोलारिस MRZR वाहन खरीदने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय सेना अपनी पोलारिस MRZR ऑल टेरन गाड़ियों का बेड़ा बढ़ाने की योजना बना रही है। ये काफ़ी हल्के और तेज टैक्टिकल वाहन है जो बर्फ, पहाड़, रेगिस्तान और कीचड़ जैसे मुश्किल इलाकों में आसानी से चल सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा होगा शूट एंड स्कूट, यानी कि हमला करो और तुरंत दूसरी जगह पहुंच जाओ ताकि दुश्मन जवाबी हमला ना कर सके। इन वाहनों का इस्तेमाल दोस्तों सैनिकों को तेजी से तैनाती के लिए, एंटी टैंक मिसाइल टीम के तौर पर, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन के लिए और ज़रूरी सामान पहुंचाने में किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इन्हें हेलीकॉप्टर्स और जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे जल्दी किसी भी मोर्चे पर पहुंचाया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि अगर भारतीय सेना तेजी से इन्हें खरीदती है तो इससे भारतीय सेना की बॉर्डर पर तेज और फ्लेक्सिबल ऑपरेशन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं होते हैं बल्कि सैटेलाइट का नेटवर्क होता है। चाइना के पास नेविगेशन, जासूसी और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है
जिससे उसकी सेना को रियल टाइम की जानकारी और सटीक टारगेटिंग में मदद मिलती है। इवन भारत के पास भी अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक है, जो कि हमारी विदेशी जीपीएस पर निर्भरता तो कम करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाविक का भारत को विस्तार करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है और जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग जैसी चुनौतियों से सुरक्षा पर भारत को लगातार काम करने की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि दोस्तों, चाइना अपने इन मिलिट्री सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, किस तरीके से एडवाइजरीज को भी जानकारी देता है, तो चीज़ें सामने आती है कि भारत को अब अपने नाविक का विस्तार करना होगा। जो बीच में प्रॉब्लम भी आई थी उसे भी दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आगे की आप भविष्य की जंग देखेंगे तो वो केवल हथियारों पर डिपेंड नहीं होगी, बल्कि स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ही युद्ध की नई दिशा तय करेंगे। वही दोस्तों, बीएसएनएल ने अपना सैटेलाइट फोन लॉन्च किया, जिसकी कीमत लगभग 1.34 लाख रुपए रखी गई है। ये फोन उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, जैसे कि पहाड़, समुद्र, जंगल या फिर आपदा प्रभावित वाले इलाके जो होते हैं। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल डिफेंस, मैरीटाइम, डिजास्टर रिस्पॉन्स, माइनिंग और रिमोट ऑपरेशन जैसी ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है। और ये फ़ोन वॉइस कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा भी देता है, लेकिन इसके लिए एक अलग पोस्टपेड और प्रीपेड प्लान लेना होगा। फिलहाल ये कोई स्मार्टफोन का ऑप्शन तो नहीं है और इनका इस्तेमाल स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस ही करेंगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत अब सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि उनके बड़े इंजन भी बना सकता है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि दुनिया की प्रमुख मरीन इंजन कंपनियों में से एक एवरलांस अब भारत में बड़े कमर्शियल जहाज़ों के लिए 2 स्ट्रोक मरीन इंजन बनवाने की तैयारी कर रही है। कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग पार्टनरशिप पर बातचीत कर रही है और अपने हाई स्पीड 175D इंजन के भारत में निर्माण और असेंबली पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर ये प्लानिंग आगे बढ़ती है तो भारतीय शिपयार्ड्स को इंजन के लिए विदेशों का लंबा इंतजार कम करना पड़ सकता है और मेक इन इंडिया को भी इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल कंपनी का कहना है कि इंपोर्टेड पार्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी भारत में इंजन निर्माण को महंगा बना रही है और इस पर भारत को पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है। फिलहाल बातचीत जारी है और किसी भी भारतीय साझेदार के नाम की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। वहीं दोस्तों, कल गगनयान मिशन के लिए इसरो ने एक बड़ा परीक्षण किया है। इसरो ने कल गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। ये पैराशूट अंतरिक्ष से लौट रहे क्रू मॉडल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। टेस्ट के दौरान भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान से करीबन 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से डमी पेलोड गिराया गया। सही समय पर पैराशूट खुले और पेलोड सुरक्षित स्पीड से नीचे उतरा। और मैं आपको बता दूं कि ये मेन पैराशूट का 5वां सफल इंटीग्रेटेड टेस्ट है, जिससे कि गगनयान के पहले अनक्रू मिशन G1 के लिए भरोसा और मजबूत हुआ। और ये उपलब्धि दोस्तों इसरो, DRDO और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।